जिस जाति से आप हैं, जिस समाज से आप हैं, कि उस जाति से इस देश की घास भी जलती है। तो आदमी की तो बात ही छोड़ो आप, यानी करेला और नीम चढ़ा, और महिला भी है, और वो भी महिला भी है। इतने सारे गुण लेके आप आरएसएस से टकराओगे और फिर कहोगे कि आपका कसूर नहीं। यही तो सबसे बड़ा कसूर है। एक ढिल्ले हाथ का आप देती हैं, आप तो औरत है, आदमी मारता तो अलग बात, एक कनपट्टी पे देती है, उसके प्रिंसिपल के तो पता लग जाती है, उसे अकल आती, उसे पता लगती कि आरएसएस क्या है और क्या है दलित समाज के लोग। इस देश में दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ जितने अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे संसद में बैठे हुए एमपी हो, राज्यसभा या लोकसभा के, और चाहे विधानसभा में वो है एमएलए और एमएलसी, सारे के सारे मुर्दे हैं, सारे के सारे गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। हम डॉक्टर रितु के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके सिलसिले में यहां पर अपनी आवाज उठाने आए। डॉक्टर रितु ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर रितु का कसूर ये है, एक तो ये पढ़ी लिखी पीएचडी किए हुए डॉक्टर हैं, ऊपर से शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी करेला और नीम चढ़ा, और महिला भी है, और वो भी महिला भी है। इतने सारे गुण लेके आप आरएसएस से टकराओगे और फिर कहोगे कि आपका कसूर नहीं। यही तो सबसे बड़ा कसूर है। जिस जाति से आप हैं, जिस समाज से आप हैं, इसमें कहावत है बड़ी, मैंने जानता, आपने सुनी है ना सुनी, कि उस जाति से इस देश की घास भी जलती है। तो आदमी की तो बात ही छोड़ो आप। और अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे, मैं थोड़ा सा, मेरा तरीका हैंडल करने का दूसरा है, आप कह रहे हैं ना उसने मुझे बुलाया और मुझे अपमानित किया। जब वो आपका अपमान कर रही थी, एक ढिल्ले हाथ का आप देती हैं, आप तो औरत है, आदमी मारता तो अलग बात, एक कनपट्टी पे देती है, उसके प्रिंसिपल के तो पता लग जाती है, उसे अकल आती, उसे पता लगती कि आरएसएस क्या है और क्या है दलित समाज के लोग। हमने अच्छों को ठीक किया है। दिल्ली में इतने साल से, पिछले 28 साल से वकालत कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है जो चूंबी कर जाए, तरीके से काम करते हैं। आपका अफसोस क्या है? मैं जो यहां पे आपकी जो लिए सबसे बड़ी दुखद बात जो मुझे नजर आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने प्रोफेसर हैं अपने, लेकिन आज इस समय आपके साथ में कोई भी नहीं खड़ा। मुझे लगता है कि मैं समझता था बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे मर गए, मुर्दे हैं सारे के सारे। जैसे 200 पॉइंट रोस्टर के सिलसिले में इसी जंतर मंतर पर हम लोगों ने जब मार्च किया था, बहुत बड़ी संख्या थी, उसमें प्रोफेसर्स की बहुत बड़ी संख्या थी, उन्हें आज आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। अफसोस वो आपके साथ में नहीं है। वो सुन रहे हो तो निश्चित रूप से उन्हें भानु प्रताप सिंह की बात सुननी चाहिए। अगर एक इंसान जो आप ही का बीच में से है, आप ही के समाज का हिस्सा है, उसके साथ अगर अन्याय होगा, आप नहीं खड़े होगे, तो कल आपकी भी बारी है, बचेगा कोई भी नहीं। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है, केवल आप अकेले नहीं हैं डॉक्टर साहब, इस देश में दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ जितने अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। भाई महमूद पराचा यहां पे हैं, मैं वकील हूं, मैं जानता हूं, मेरे पिताजी जज रहे हैं। अदालतों में आप मुकदमे उठा के देखिए, जितने मुकदमे चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सारे मुकदमों में, चाहे वो सर्विस के मुकदमे हो, चाहे वो फौजदारी के मुकदमे हो, उनमें कम से कम 60 से 70% मुकदमे दलितों के, मुस्लिमों के और ओबीसी के खिलाफ में चल रहे हैं। तो आप तो चारा हैं उनके लिए, हम लोग तो वाकई में उनके लिए चारा हैं, जो चारा समझ के हमें खाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक कहावत है, मैं नहीं जानता आपने सुनी नहीं सुनी, कभी कांटा देखा है आपने? कांटा जब यूं पड़ा होता है ना, कोई भी पैर रख के निकल जाता है, और जब कांटा यूं खड़ा हो जाता है तो जो भी देखता बच के निकल जाता है। इसको भी समझना चाहिए। अभी हमारी जो ये छोटी बहन नेहा भारती कह रही थी कि हम लोगों को समझना चाहिए और हम लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रही थी। क्योंकि अगर आप मजबूती से खड़ा नहीं होंगे तो कोई भी आपके साथ कुछ भी करके चला जाएगा।
और इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि न केवल जो साथी होते हैं डिपार्टमेंट के, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी नेता हैं, मैं बहुत पर्सनल रूप से जानता हूं, चाहे संसद में बैठे हुए एमपी हो, राज्यसभा या लोकसभा के, और चाहे विधानसभा में वो हैं एमएलए और एमएलसी, सारे के सारे मुर्दे हैं, सारे के सारे गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। जब समाज की बात आती है कोई किसी के साथ में खड़ा नहीं होता और वो व्यक्ति अकेला ही लड़ता रहता। दम होता है तो जीत के निकल जाता है, नहीं तो नहीं होता। मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको, उससे समझेंगे। व्यक्तिगत उदाहरण, मेरे पिताजी यहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे दिल्ली में। 91 में पूरी दिल्ली में जितने सेशन जज थे, जर्नल के और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के सारे, उन सब में सबसे सीनियर थे। लेकिन मेरे पिता ईमानदार थे, मेरे पिता इंटेलिजेंट थे, किसी के यहां जाके होली दिवाली जाके नमस्ते नहीं करते थे। अपना काम है करना, ईमानदारी से करना है, और ऊपर से मतलब ईमानदार, इंटेलिजेंट और हैकर, और वो भी शेड्यूल कास्ट, तो फिर कैसे कौन बर्दाश्त करेगा। 93 में पापा को कंपलसरी रिटायर किया बिना किसी कसूर के, बिना किसी कसूर के। दिल्ली हाई कोर्ट में 7 साल तक मुकदमा लड़ा हमने, 4 साल मुकदमा चला, 27 बेंच बदली, 36 जज बदले, 1 महीने तक बहस हुई और जजमेंट रिजर्व रख लिया। 3 साल बाद जजमेंट दिया जब मेरे पिताजी सुपरएनुएट हो गए, यानी उनकी नौकरी का टेन्योर खत्म हो गया, 60 साल हो गई। और जजमेंट लिखा जस्टिस देवेंद्र गुप्ता ने कि एक ऐसे ब्रिलियंट ऑफिसर का दिल्ली हाई कोर्ट ने कैरियर खत्म कर दिया जिसके खिलाफ कुछ नहीं था, सब कुछ ये होने के बाद। और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लाहौटी, आरसी लाहौटी, उन्होंने बहुत कस के हाई कोर्ट को लताड़ा कि इतना ब्रिलियंट एक ऑफिसर, उसका पूरा कैरियर खत्म कर दिया, और अब उसके लिए आपकी बेशर्मी ये कि आप यहां आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप ये पिटीशन वापस लीजिए, अगर हमने ऑर्डर पास किया तो आपको दिक्कत होगी। वहां से भी हम जीते। हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? ये तो ठीक है कि हमें अदालत से न्याय मिला, पर 91 में अगर मेरे पिताजी हाई कोर्ट जज बनते तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने से कोई नहीं रोक सकता था। एक ब्रिलियंट ऑफिसर का, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था, ईमानदार था, हैकर था, इंटेलिजेंट था, बोलने वाला था, लड़ने वाला था, गुलामी करने वाला नहीं था, उसका कैरियर चौपट कर दिया। जो समाज को उसका लाभ मिलता, जो लोगों को न्याय मिलता, वो कुछ नहीं मिला। तो डॉक्टर रितु, आप अकेले नहीं हैं, इस सारे सब कुछ हैं। और मैंने उसी दिन तय किया था, मैं उस समय आईएएस की तैयारी करता था, मेरे एग्जाम थे, मैंने उसी दिन तय किया कि आज के बाद आईएएस का एग्जाम नहीं दूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी गर्दन किसी के हाथ में हो और मुझे किसी की गुलामी करनी पड़े। उसी दिन के बाद वकालत करी, वकालत कर रहा हूं, और आप समाज के मैदान में हो, पॉलिटिकल पार्टी भी है, आपको भी डॉक्टर साहब सोचना पड़ेगा। आप लड़िए, हम आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ में हैं। किसी तरह की आपको हमारी तरफ से तो कम से कम किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तन मन धन हर तरह से हम आपके साथ में हैं, लेकिन हमें और कुछ काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं इस संघर्ष में, ये जो सारा संघर्ष है, हम लोग ये भी प्लान कर सकते हैं, बाकी देखेंगे अब किस तरह से और क्या होगी, कि हम यूनिवर्सिटी का, वीसी का घेराव करें। क्योंकि आपके केस में बड़ी एक अजीब बात है, प्रिंसिपल ने आपको हटाया है। प्रिंसिपल तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है आपकी, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है केवल उसी को पावर होती है कि वो किसी को हटा सके। और आपके केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है चेयरमैन, चेयरमैन आपके साथ में है, लेकिन प्रिंसिपल इतनी ताकतवर हो रही है कि वो प्रिंसिपल आपको हटा के चेयरमैन की बात के विरुद्ध भी और मजे से है, और आपको इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऊपर से क्योंकि आपके साथ ये भी है, बिल्कुल सही बात है, किसान आंदोलन में हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कितनी मुखरता के साथ आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं। आपको देखा सीएनआरसी के आंदोलन में आपने कितनी मुखरता के साथ में आवाज उठाई है। आप तो शुक्र समझो कि यूएपीए कानून लगा के आपको जेल में नहीं भेजा गया, ये उनकी मेहरबानी समझो आप, नहीं तो ये हाल होता। तो जो व्यक्ति, अब आप देखिए कितनी क्वालिटी है, नंबर 1 शेड्यूल कास्ट, नंबर 2 इंटेलिजेंट डॉक्टर पढ़ी लिखी, नंबर 3 महिला, नंबर 4 सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखने वाली, नंबर 5 आंदोलन करने वाली, इतनी सारी खूबियां लेके, और ऊपर से दलित, इतनी सारी खूबियां कौन बर्दाश्त करेगा?
मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा, आपसे भी और जो भी सुनने हैं उन मुर्दों से भी। मैं तो उन्हें मुर्दे ही कहता हूं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते, अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकते, अपने भाइयों के लिए नहीं लड़ सकते, आगे नहीं खड़े हो सकते, आ सकते, वो मुर्दे ही है मेरी नजर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, चाहे किसी भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों, कोई भी लोग हो, समाज के लोग हों, जब समाज के एक साथी के साथ दिक्कत है, सबको साथ में खड़ा होना चाहिए, सारे भेदभाव मिटा के। पर मैं आपसे यहां निवेदन ये करना चाहूंगा, सिंपल, आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। पर आप इसको अपनी सफलता मान के वहीं रुक मत जाना। आपके जैसे व्यक्ति की जरूरत एक क्लास में पढ़ाने से कहीं ज्यादा है, समाज में आके समाज को समझाने, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरत है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जरूरत समाज को है। नेहा जैसी जो छोटी बहन है, ये हमारी नवदीप कौर जो है बहन, इनकी जरूरत समाज को बहुत ज्यादा है। तो आप केवल यहां तक नहीं, ये लड़ाई तो लड़नी है, छोड़नी नहीं है, लेकिन अपना दायरा, अपनी सोच इससे आगे निकालिए। समाज को बहुत जरूरत है आपकी, उस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और इस नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।